मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है फाइलान। डायरेक्टर है हाई सुंग सॉन्ग और IMDb रेटिंग 7.5 है। कहानी की शुरुआत में कोरिया का माइग्रेशन ऑफिस दिखाया जाता है। फाइलान अपना पासपोर्ट लेकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है। सालों बाद आज ही कांग जेल से रिहा हुआ है। कांग एक अव्वल दर्जे का गुंडा था अपने समय का। अब उसकी उम्र हो चुकी है, पर उसकी रौब झाड़ने वाली आदत गई नहीं अभी तक, अभी भी पहले जैसे ही है। कांग अपने एक पुराने जिगरी दोस्त के यहाँ ठहरा है। वो दोनों ही पहले गैंगस्टर योंगशिक के लिए काम करते थे। उसने बताया कि बॉस ने उसे कल अपने अड्डे पे बुलाया है। फिलहाल तो कांग को काम की बहुत ज़रूरत है। अगले शाम बार में योंगशिक अपने आदमियों को खरी खोटी सुना रहा है, क्योंकि उसका धंधा अब डूबने लगा है। इस माहौल में पहले की तरह धंधा करना मुश्किल है। कांग सुबह योंगशिक के पास गया। उसे कुछ नए लड़कों के साथ एक दुकान की हफ्ता वसूली के लिए भेजा गया। उस दुकान का वो पुराना ग्राहक था, इसीलिए ज़्यादा सख्त नहीं हो पाया और उम्र भी तो पहले जैसी नहीं रही। उसकी नाकामी देखकर उन लड़कों से उसकी तू मैं हो गई। जब ये बात योंगशिक को पता चली, उसने उन नए लड़कों को खूब मारा, लेकिन उनके सामने कांग को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उसके साथ तब से है जब ये गैंग बना था। सबके चले जाने के बाद उसने कांग को बहुत बुरा भला कहा, 2-4 थप्पड़ भी चढ़े। कहा अब उसमें वो पहले जैसी बात नहीं रही, वो इस गैंग के लिए बोझ हो गया है। मगर शाम होते होते शराब के नशे में सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। है तो वो बहुत पुराने दोस्त। अचानक कांच की खिड़की के बाहर देखने पे योंगशिक को दूसरे गैंग का एक लड़का उसके बार में नजर आया। पहले से ही नशे में धुत योंगशिक जाकर उससे लड़ने लगा। पीछे से कांग भी भागता हुआ आया। योंगशिक उस लड़के को इतनी बुरी तरह से मार रहा है कि वो मर ही गया। अगले दिन कांग चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, जैसे कल रात के हादसे को सपने की तरह भूल जाना चाहता हो। पर हकीकत को ज़्यादा देर टाला भी तो नहीं जा सकता। योंगशिक ने मिलने के लिए बुलाया। आज वो बिल्कुल बदला बदला सा है। उसने हाथ पकड़कर कांग को बैठने को कहा। उससे बड़े प्यार से बातें कर रहा है। कांग का एक सपना है, एक मछली पकड़ने वाली छोटी नाव लेकर अपने गांव लौट जाना, जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिताएगा। योंगशिक ने कहा मैं तुम्हें वो देने के लिए राजी हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसे इल्ज़ाम अपने सर लेना होगा। फिर योंगशिक बोला, पुलिस कल रात मिले लाश के खूनी की तलाश कर रहा है। मेरे नाम पे तो पहले से इतने केस चल रहे हैं कि अगर मैं जेल गया तो 20 साल तक बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर तुम्हारा तो छोटा मोटा रिकॉर्ड है, तुम 10 साल में बाहर आ जाओगे। कांग उसके मुंह पर मना तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने सोचने का वक्त मांगा। कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा है। वो जब भी ज़्यादा पी लेता है, अपने सपने के बारे में बातें करता है। उसके दोस्त ने कहा कि तुम अपने सपने पूरा करने का दम नहीं रखते। इस बात पे ताव में आकर उसने योंगशिक को फ़ोन लगाया और कहा, मैं तुम्हारी जगह जेल जाने को तैयार हूँ, तुम्हारा जुर्म अपने सर पे लेने को तैयार हूँ, मगर मुझे अभी अपने अकाउंट में पैसे चाहिए नाव खरीदने के लिए, अभी के अभी। अगली सुबह जब नशा उतरा, उसने सोचा सौदा ठीक ही है, वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। 10 साल के बाद आराम से जेल से निकलूंगा और अपनी नाव लेकर बुढ़ापा चैन से गुजारूंगा। तभी दरवाजे पे किसी ने आवाज़ दी। जाकर देखा तो पुलिस आई है। कांग की पत्नी कल चल बसी है, उसे साथ चलना होगा। कहानी कई साल पीछे लौट गई। उसकी बीवी का नाम फाइलान है। वो चाइना से है। उसके माँ बाबा के गुजर जाने के बाद वहाँ कोई सगा नहीं बचा, इसीलिए वो कोरिया किसी रिश्तेदार के पास आई है। यहाँ आकर पता चला कि वो लोग तो पिछले साल ही अमेरिका जा चुके हैं। उसे वापस अपने देश जाना होगा, नहीं तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। फाइलान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, क्या करे। उसने सामने बैठी अफसर से कहा, मैं यहाँ रहकर काम करना चाहती हूँ। मैंने स्कूल में कोरियन भाषा भी सीखी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर उसका मायूस चेहरा देखने के बाद अफसर ने कहा, एक रास्ता है, अगर तुम यहाँ
किसी कोरियन से शादी कर लोगी तो उसके बाद तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल पाएगा। पैसों के लिए जवान कांग ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी और अगले ही दिन डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँच गया। उसका वही दोस्त यून ने ये शादी करवाई थी। जब कांग अपना हिस्सा लेकर जाने लगा, यून ने मजाक में कहा, अरे अरे, अपनी पत्नी को तो देख लो। दरवाजे से मुंह निकालकर कांग ने देखा, एक कम उम्र की सुंदर सी लड़की बैठी है। लेकिन वो अंदर नहीं गया और मजाक मजाक में अपना लाल रुमाल यून की तरफ फेंक कर बोला, उसे शादी का तोहफा दे देना। यहाँ अंदर बैठी फाइलान कांग का पासपोर्ट फ़ोटो देख रही है। कहानी फिर अभी के समय में आ गई। कांग योंशिक के सामने बैठा है। उसने पूरी बात बताई कि पुलिस कार्रवाई के लिए उसे फाइलान के शहर जाना होगा। जाते वक्त योंशिक ने उसकी जेब में कुछ पैसे डाले और कहा, तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? कांग मुस्कुराकर वहाँ से निकल गया। यून और वो दोनों ट्रेन से रवाना हुए। कांग को तो फाइलान के बारे में उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता। यून उसे उसके बारे में कुछ चीज़ें बता रहा है ताकि पुलिस को कोई शक ना हो, और साथ उसकी पासपोर्ट फ़ोटो भी थमाई। कुछ देर तक कांग उसे देखता रह गया। पता नहीं क्यों एक अजीब सा लगाव महसूस कर रहा है वो। एक तरह से वो हमेशा से ही अकेला था। किसी तरह का कोई रिश्ता उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थी, मगर किसी में एक रिश्ता देखना बड़ा अजीब एहसास है उसके लिए। साथ साथ फाइलान की कहानी भी चल रही है। उसे उस एजेंसी ने शादी कराकर यहाँ की नागरिकता दिलवा दी ताकि वो उससे धंधा निकाल सके। फाइलान को ट्रेन से इस शहर लाया गया जहाँ एक बड़े व्यापारी को उसे बेचा जा रहा है। फाइलान को समझ नहीं आ रहा। बाथरूम में बैठे बैठे वो सोच रही है कि अब क्या करे। कुछ देर बाद वो खांसते हुए बाहर आई और उसके मुंह से खून निकल रहा है, जिसे देखकर वो आदमी भाग गया। यहाँ जिसके साथ वो आई है वो अपने बॉस को फ़ोन पे कह रहा है, ये लड़की तो बीमार निकली, हमारे पैसे डूब गए, अब इसका क्या करना है। दरअसल बाथरूम में जब उसे कुछ सूझा नहीं, उसने अपनी जीभ काट ली और खांसते वक्त जानबूझकर खून मुंह से निकाला। फिर यून ने एजेंसी से बात कर उसे पास किसी कपड़े धुलाई के यहाँ काम दिलवाकर अपना पीछा छुड़वा लिया। वहाँ की मालकिन मिसेस हान ने उसे रख तो लिया, लेकिन दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। फाइलान ने माइग्रेशन ऑफिस में झूठ कहा था कि उसे कोरियन आती है, लेकिन अगले ही दिन वो उसकी लगन और फुर्ती देखकर दंग रह गई। इतनी सी बच्ची इतना सारा काम अकेले कर लेती है। और धीरे धीरे वो दोनों घुलने मिलने लगे। मिसेस हान उसे कोरिया में कुछ कुछ सिखाती और वो साइकिल लेकर कपड़े पहुंचाते वक्त उन टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल करती। कहानी वापस आ गई। कांग गहरी सोच में डूबा है। उसे खुद भी नहीं पता कि उसे क्या सोचना चाहिए, ये वो क्या सोच रहा है। तभी योन ने उसे एक चिट्ठी दी जो फाइलान की चीज़ों में से बरामद हुई है। चिट्ठी कोरियन भाषा में लिखी है, यानी उसे यहाँ रहते काफ़ी समय बीत चुका था। डियर मिस्टर कांग, आप कैसे हैं? मैं आपका शुक्रिया कहना चाहती हूँ मुझसे शादी करने के लिए। आपकी ही वजह से आज मैं यहाँ रहकर काम कर पा रही हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छे आप हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फाइलान। ये पढ़ते पढ़ते अनमने मन से कांग मुस्कुरा रहा है। ये खत उसे किसी प्रेम पत्र जैसा लग रहा है, मगर दूसरे ही पल उसके चेहरे पे मायूसी उतर आई, क्योंकि उसका ये एहसास अब एक तरफा है। ट्रेन से उतरकर उन्होंने एक टैक्सी ली। अब वो उसी एजेंसी के पास जा रहे हैं। उसने बताया, 1 महीने पहले वो मुझसे मिलने आई थी, अपनी बीमारी की बात कर रही थी, पर मैंने उसे लौटा दिया कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। रात नशे में कांग फाइलान की चिट्ठी को उलट पुलट कर पढ़ रहा है और बुदबुदा रहा है, तुम और मैं दोनों ही बड़े बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। एक तरफ तुम जो मुझ जैसे गए गुजरे इंसान को भगवान का दर्जा देती रही, और एक तरफ मैं जो अपने दोस्त के लिए जेल जाने वाला हूँ। अच्छी जोड़ी है हमारी, कहकर मुस्कुराते हुए सो गया। एक दिन फाइलान के पास माइग्रेशन ऑफिस से ऑफिसर जांच पड़ताल करने आया
क्या वाकई में फाइलान की शादी हुई है या वो इल्लीगली यहाँ रह रही है। ऑफिसर के चले जाने के बाद फाइलान अपने कमरे में एक कोने में बैठी है। इस पूरी दुनिया में कोई सगा कहने को है तो इस मैरिज सर्टिफिकेट पे कांग का नाम। पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा। फाइलान ने उसे एक खत भेजने का सोचा। अपनी टूटी फूटी भाषा में वही चिट्ठी लिखी जो आज कांग के पास है। अगले दिन यून उसे रास्ते में मिला जिसने उन दोनों की शादी करवाई थी। वो बोली, आप मेरी तरफ से मिस्टर कांग का हालचाल पूछ लेना। तो उसने भी मजाक में बोला, वो भी तुम्हें बहुत याद करता है, तुमसे मिलना भी चाहता है। भोली फाइलान वो सब सच समझ बैठी। एक दिन कपड़ा तय करते वक्त उसे वही कांग का भेजा लाल रुमाल मिला। वो अभी तक उस चिट्ठी को भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाई जो उसने लिखी थी, पर आज आधी रात ही साइकिल लेकर वो चिट्ठी पोस्ट करने लेटर बॉक्स के पास पहुंची। उसे डाल भी दिया, लेकिन अगले ही पल वापस आके चिट्ठी निकाल ली। फिर एक दिन उसने 2 टूथब्रश खरीदे, एक कांग के लिए। फाइलान मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी है और उसके साथ रहने के सपने देखती है। लेकिन ये सपना ज़्यादा देर नहीं चला। एक दिन काम करते हुए फाइलान के मुंह से इस बार सच में खून निकला। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसके पास मदद के लिए जाए। रात भर उसे नींद नहीं आई। अब यहाँ कांग लोकल पुलिस स्टेशन में है। फाइलान के मरे हुए 2 दिन हुआ है। पति होने के नाते उससे थोड़ी पूछताछ की जाने लगी। कांग बोला, हम दोनों काफ़ी समय से दूर रह रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो बीमार है, नहीं तो मैं ऐसे होने नहीं देता। पुलिस अफसर ने बीच में टोकते हुए उसे वहाँ से जाने को कहा। इस बात से कांग को बहुत ठेस पहुँची और वहीं उनमें बहस शुरू हो गई। यून उसे वहाँ से खींचते हुए बाहर ले गया। अब दोनों बस में हैं और यून बोला, तुम इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो जैसे वो सच में तुम्हारी बीवी थी। कांग बोला, हाँ थी तो। फिर यून बोला, योंगसिक ने कहा है कि उसे कुछ बात करनी है तुमसे, फ़ोन कर लेना। कांग को सोचता हुआ कांच लगी खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। यहाँ जब फाइलान को अपनी बीमारी का मालूम पड़ा, कोई सहारा न देखते हुए वो नौकरी दिलाने वाले ब्रोकर के पास गई कुछ पैसे मांगने, जिसे वो धीरे धीरे चुका देगी। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद फाइलान एक लंबा सफ़र तय कर कांग के काम करने वाली दुकान के सामने खड़ी है। वो कांच के दरवाजे से अंदर बैठे कांग को देखकर खुश हो रही है। अब इधर कांग फाइलान की हार लगी तस्वीर के सामने बैठा है। उसके अंतिम संस्कार में कोई भी नहीं है। इसी से उसके अकेलेपन का पता चलता है। थोड़ी देर में फाइलान का शव लाया गया। इधर फाइलान ने जैसे ही अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोला, पुलिस की जीप आ पहुंची और कांग को ज़बरदस्ती उठा ले गई। दोनों ने एक झलक एक दूसरे को देखा तो सही, लेकिन कांग उसे नहीं पहचानता। पुलिस उसे गाड़ी में भरकर ले गई और फाइलान वही रास्ते पे खड़ी रह गई। आज वो उसे पहचानता है, लेकिन फाइलान तो जा चुकी है। शाम को फिर से कांग ने बहुत पी ली और नशे में कहने लगा, मैं अपनी ज़िंदगी का क्या करूं? वो पहला इंसान जिसने मुझे अच्छा कहा, जिसने मेरे जहन में ये बात जगाई कि मैं किसी लायक हूँ, वो तो मर चुकी है। अब मैं कहाँ से लाऊं उसे? मैं तो फिर से अकेला हो गया। वो तो चली गई। अगले दिन फाइलान के शव को जलाने के बाद उसकी अस्थि लेकर वो जा रहा है। यून अब तक समझ चुका है कि वो उसकी मौत को लेकर भावुक है। तभी योंगशिक का फ़ोन आया। उसे काम ख़त्म कर जल्दी बुलाया है। वहाँ से कांग मिसेस हान के यहाँ आया, जहाँ फाइलान रहती थी। उसे देखते ही मिसेस हान ने उसे बहुत बुरा भला कहा, उस पर बहुत गुस्सा किया। वो अब क्यों आया है जब वो मर चुकी है? पता है उसने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। बेचारी अकेली रही और अकेली ही मर गई। कांग चुपचाप सब सुन रहा है। अब उसके कमरे में वो बैठा है। कुछ खास सामान नहीं है। जागीर के तौर पे उसकी मैरिज सर्टिफिकेट और वो लाल रुमाल पड़ा है। निकलते वक्त फाइलान की आखिरी चिट्ठी उसे पकड़ाई। उसने कहा था कि अगर मेरे जाने के बाद वो मिलने आए तो उन्हें ये दे देना। समंदर किनारे बैठकर कांग ने उसकी चिट्ठी खोली। लिखा है, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मेरे जाने के बाद आप मुझसे मिलने आए हैं।
मुझे आपसे बहुत कुछ कहना था, मगर ज़िंदगी रहते मुलाकात का मौका ही नहीं मिला। मुझे आपसे कहना था कि मैं आपका इंतज़ार करते करते आपसे प्यार करने लगी हूँ। आपने मेरे लिए बहुत किया, काश मैं आपसे मिल पाती, लेकिन मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान होंगे। अब जब मैं जा रही हूँ तो बस एक गुजारिश है, मुझे अपनी पत्नी की इज्जत के साथ मरने दें। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। आपकी फाइलान। कांग वहीं बैठे बैठे कांपते हाथों से एक सिगरेट जलाते हुए रो पड़ा। 2 दिन की देरी हो गई, काश हम मिल पाते। जैसे ही अगले दिन कांग अपने शहर पहुंचा, योंगसिक का उसे बुलावा आया। पुलिस पागलों की तरह पूरे शहर में कातिल की तलाश कर रही है, यहाँ तक कि मेरे दरवाजे पे भी आ पहुंची है। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। ये लो तुम्हारी नाव की चाबी। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कांग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने गांव वापस चला जाना चाहता हूँ। अब कांग कमरे में जाने की तैयारी कर रहा है। उसके पास एक बैग में कुछ कपड़े हैं और हाथ में फाइलान की अस्थि। यून बोला, तुम अभी नहीं जाना, हाँ यहीं रुकना, और उसके खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करने चला गया। उसके जाने के बाद कांग ने वहीं पड़ी एक बॉक्स में कुछ रुपए डाले। यून ने उसे इतने दिनों तक अपने पास रखा, उसकी मुसीबतों में साथ दिया। तभी अचानक उसका ध्यान वीडियो कैसेट्स के बीच फाइलान के नाम के कैसेट पे गया। ये उस दिन बनाई गई थी जब यून उससे अचानक रास्ते में मिल गया था और मजाक करते हुए उसकी एक वीडियो बना ली थी कि ये उसके पति को भेजी जाएगी, और भोली फाइलान जिसमें कांग का शुक्रिया कर रही है। कांग उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वो दोनों कभी मिले नहीं, ना ही एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी पता है। फिर कैसे कोई किसी से प्यार कर सकता है? इस एहसास को महसूस दोनों ने किया। फ़र्क इतना है कि वक्त एक नहीं था। प्यार इंसान को बदल सकता है। किसी में उम्मीद, इज्जत जगाकर उसकी पूरी शख्सियत बदली जा सकती है। आज ये नई ज़िंदगी, नया जज्बा, नया हौसला उसे फाइलान का ही दिया हुआ है। अब कांग अपनी बची ज़िंदगी वैसे बिताएगा जैसे उसने हमेशा से सोचा था। वो अपने गांव जाकर अपनी मेहनत से एक छोटी मछली की नाव खरीदेगा और वैसा बनेगा जैसे फाइलान चाहती थी। लेकिन ये सपना भी पूरा नहीं हो पाया। पीछे से योंगसिक के आदमी ने आकर उसका गला दबा दिया। उसका दम घुट रहा है, आंखें धुंधली हो रही है। उसके सामने फाइलान का वो मासूम चेहरा है जो उसका इंतज़ार करते हुए कोई गीत गुनगुना रही है। मूवी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।